दोस्तों नमस्कार। मैं धर्मेंद्र कुमार मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान। आज अपने अध्ययन का विषय है क्षेत्रवाद। क्षेत्रवाद के बारे में अध्ययन करेंगे। क्षेत्रवाद की अवधारणा क्या है? क्षेत्रवाद एक विचारधारा है जिसका संबंध ऐसे क्षेत्र से होता है जो आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक या सांस्कृतिक कारणों से अपने पृथक अस्तित्व के लिए जागृत होते हैं या ऐसे क्षेत्र की पृथकता को बनाए रखने के लिए प्रयासरत रहते हैं। जब क्षेत्रवाद की विचारधारा को किसी क्षेत्र विशेष के विकास से जोड़कर देखा जाता है तो यह नकारात्मक बन जाती है। इसमें राजनीतिक, प्रशासनिक, सांस्कृतिक और भाषाई आधार पर क्षेत्रों का विभाजन इत्यादि से संबंधित मुद्दों को शामिल किया जाता है। किसी क्षेत्र विशेष के मुद्दों पर विशेष जोर देना यही क्षेत्रवाद है, और अन्य क्षेत्र से उसे कटा हुआ महसूस करना या अन्य क्षेत्र से कटा हुआ साबित करना यही क्षेत्रवाद की अवधारणा है। क्षेत्रवाद के उदय के क्या क्या कारण हैं? क्षेत्रवाद के उदय के पहला कारण है भाषा के आधार पर क्षेत्रवाद। भाषा के आधार पर लोगों का एकीकरण करना या फिर किसी क्षेत्र का गठन करना क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने वाले कारणों में से एक है। भाषाई विवाद स्वतंत्रता से पूर्व भी प्रमुख राजनीतिक मुद्दा रहा है। 1920 में कांग्रेस पार्टी द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग की गई। उसके बाद 1927 में नेहरू रिपोर्ट में इस मांग को फिर दोहराया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विवाद रहा, और इस विवाद की समाप्ति के लिए 1948 में धार आयोग का गठन किया गया। इसके बाद जेवीपी समिति ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश की, और इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का भाषा के आधार पर गठन किया गया। तो आंध्र प्रदेश पहला राज्य था जिसका भाषा के आधार पर गठन हुआ। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग को पूरा करने के लिए 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई। 1960 में महाराष्ट्र का मराठी और गुजराती भाषा के आधार पर विभाजन कर दिया गया। महाराष्ट्र में से गुजरात को अलग कर दिया गया। 1966 में पंजाब का पंजाबी और हिंदी के आधार पर विभाजन कर दिया गया। पंजाब में से हरियाणा को अलग कर दिया गया। इस प्रकार भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन ने क्षेत्रवाद को उत्पन्न करने तथा इसे विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आगे है क्षेत्रीय संस्कृति और निर्जातीय पहचान के आधार पर क्षेत्रवाद। विभिन्न जनजातियों द्वारा अपनी निर्जातीय पहचान को सुरक्षित बनाए रखने का प्रयास करना भी क्षेत्रवाद को बढ़ावा देता है, जैसे बोडोलैंड एवं झारखंड में जनजातीय आंदोलन। पंजाब में खालिस्तान की मांग देशव्यापी मुद्दा रहा। ये धार्मिक पहचान, पृथक धार्मिक पहचान बनाने के लिए की गई। भिंडरावाले के नेतृत्व में 1984 में जो देशव्यापी आंदोलन हुआ था सिखों का, वो भी एक क्षेत्रवाद की भावनाओं को बढ़ावा देता है। धर्म के आधार पर धर्म को क्षेत्रवाद के प्रमुख कारणों में से एक माना जाता है। विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा धर्म का राजनीतिकरण कर लोगों से क्षेत्रीय विकास के वायदे किए जाते हैं, जो कि क्षेत्रवाद की भावना को बढ़ावा देता है।
और देश की एकता व अखंडता के लिए हानिकारक होता है। धर्म के आधार पर क्षेत्रवाद को बढ़ावा देना लोगों के उन धार्मिक विश्वासों एवं मान्यताओं के साथ खिलवाड़ करना है जो संविधान द्वारा उन्हें मूल अधिकारों के रूप में प्रदान की गई है। आर्थिक विकास या असंतुलित जो विकास हुआ है वो भी क्षेत्रवाद को बढ़ावा देता है। कुछ क्षेत्रों में कुछ क्षेत्र विकास की दौड़ में पीछे रह गए हैं। वहाँ के लोगों में क्षेत्रवाद की भावना प्रमुख रूप से उत्पन्न हुई है। असमान आर्थिक विकास और क्षेत्रीय असमानताओं को बढ़ावा देने में सहायक होता है, जो क्षेत्रवाद को भी प्रोत्साहित करता है। देश के कई राज्यों के अंदर भी आर्थिक असंतुलन की स्थिति देखने को मिलती है, अर्थात एक ही राज्य के दो क्षेत्रों में संसाधनों के वितरण में विषमता एक ऐसी स्थिति है जो राज्य की सीमा के अंदर ही असंतोष को जन्म देती है और इससे क्षेत्रवाद की समस्या उत्पन्न होती है। देखो, क्षेत्रवाद की समस्या जैसे नॉर्थ ईस्ट के लोग या जम्मू कश्मीर के लोग ये इस तरीके से अपने आप को ऐसे मानते हैं कि यहाँ विकास कम हुआ है, तो वो एक क्षेत्रवाद पूरे देश की दृष्टि से देखें तो वो क्षेत्रवाद अलग दृष्टि से देखते हैं। पर अगर अपन किसी एक देश के अंदर ही देखें, एक राज्य के अंदर ही देखें, तो एक राज्य के अंदर भी किसी क्षेत्र में विकास ठीक हो जाता है तो दूसरा क्षेत्र पिछड़ जाता है। अगर अपन बात करें महाराष्ट्र की, गुजरात की, तो गुजरात के अंदर जो गुजरात का तटीय क्षेत्र है, कच्छ वाला क्षेत्र है, तटीय क्षेत्र है, वो गुजरात के अहमदाबाद सूरत वाले क्षेत्र की बजाय पिछड़ा हुआ है। उतने विकास नहीं हुआ जितना इस एरिया में हुआ है। तो एक राज्य के अंतर्गत ही इस तरीके का जो आर्थिक असंतुलन है वो भी क्षेत्रवाद को बढ़ावा देता है। यह आर्थिक असंतुलन एक राज्य के भीतर ही नहीं बल्कि दो या उससे अधिक राज्यों के बीच भी हो सकता है। जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक में विकास का स्तर ओडिशा, बिहार से कहीं अधिक है, तो वही पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में यह अंतर और अधिक दिखाई देता है। मतलब एक राज्य के अंतर भी विकास अलग अलग हो सकता है, मतलब विकास का स्तर अलग अलग हो सकता है, और एक विभिन्न राज्यों में भी विकास का स्तर अलग अलग हो सकता है। तो जो क्षेत्र विकास की दौड़ में पिछड़े रह गए, उन क्षेत्रों में क्षेत्रवाद की भावना को बढ़ावा मिल रहा है। क्षेत्रीय विकास में असंतुलन और प्राकृतिक संसाधनों के असमान वितरण के कारण विभिन्न क्षेत्रों के बीच मतभेद उत्पन्न रहते हैं, जिसके कारण क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिलता है। क्षेत्रवाद का जो सबसे बड़ा कारण वो है राजनीति। आज राजनीति, विभिन्न राजनीतिक पार्टियां या विभिन्न राजनीतिक दल सिर्फ और सिर्फ सत्ता प्राप्ति के लिए ही प्रयासरत है। उनको सिर्फ मुद्दा मिलना चाहिए, कोई सा भी मुद्दा मिल जाए उसको बुनाने में नहीं चूकते, और ये इनके प्रकार सत्ता हासिल करना चाहते हैं। राजनीतिक दल ही नहीं, विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता भी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रकार के मुद्दे तलाशते रहते हैं। उनको अगर क्षेत्रवाद भी कहीं इस तरीके से मिल रहा है तो उसको बुनाने में नहीं चूकते। तो भारत में क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने में राजनीति को भी एक महत्वपूर्ण कारण के रूप में देखा जाता है। यदि राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो भारत में क्षेत्रवाद की समस्या को बल राजनीतिज्ञों द्वारा ही मिलता है। 1968 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग व नक्सली क्षेत्रों में विद्रोहियों से चिंतित होकर केंद्र सरकार द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में हथियार रखने पर प्रतिबंध लगा देने के निर्णय को राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के रूप में माना। जनता पार्टी के शासनकाल में गौ हत्या प्रतिबंध के विषय पर केंद्र
तथा तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल की सरकारों के बीच उत्पन्न विवाद को उग्र क्षेत्रवाद का ही उदाहरण माना जा सकता है। क्षेत्रवाद से क्या क्या चुनौतियां उत्पन्न होती है? क्षेत्रवाद की समस्या से सबसे बड़ी जो क्षेत्रवाद से जो सबसे बड़ी समस्या चुनौती पैदा होती है वो ये है, बार बार नए राज्यों के गठन की मांग उठती है, जिससे देश की एकता और अखंडता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अब तक गठित नए राज्यों में एक भी ऐसा राज्य सामने नहीं आया जिसके गठन के बाद विकास दर में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज हो गई है। इस क्षेत्रवाद के आधार पर या इन भाषावाद के आधार पर नए राज्यों का गठन तो हो गया, परंतु ऐसा नहीं है कि नए राज्यों ने गठन के बाद में कोई अप्रत्याशित विकास कर लिया हो या कोई बड़ी विकास दर हासिल कर ली हो, ऐसा नहीं है। क्षेत्रवाद के कारण केंद्र व राज्यों संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। क्षेत्रवाद से गठबंधन की राजनीति को प्रोत्साहन मिलता है, जिससे क्षेत्रों के विकास के लिए नीति निर्माण या फिर इन नीतियों के क्रियान्वयन में दुविधा उत्पन्न होती है। क्षेत्रवाद गठबंधन की राजनीति में जो क्षेत्रीय दल है वो कहीं न कहीं राष्ट्रीय स्तर की नीति के निर्माण में बाधा डालता है। क्षेत्रवाद के परिणामस्वरूप अनेक क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ है, जिसके चलते प्रत्येक क्षेत्र के हित समूह अर्थात नेता, उद्योगपति या राजनीतिज्ञ अपने अपने क्षेत्रीय विकास को ही प्राथमिकता देते नजर आते हैं। क्षेत्रीय स्तर पर विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा क्षेत्रीय विकास के वायदे कर लोगों के धार्मिक विश्वास का प्रयोग वोट बैंक के तौर पर किया जाता है, जिसके चलते देश में सांप्रदायिकता व हिंसा का माहौल पैदा होता है। क्षेत्रवाद के कारण देश में अलगाववाद की भावनाओं को बढ़ावा मिलता है। समय समय पर हमें इसके कुछ उदाहरण भी देखने को मिलते हैं, जैसे असम में अल्फा गुट का निर्माण हुआ, मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट की गतिविधियां, ये क्षेत्रवाद तथा अलगाववाद की भावना से ही प्रेरित है। क्षेत्रवाद की समस्या का क्या समाधान है? सबसे पहला समाधान है शिक्षा के माध्यम से एक राष्ट्रव्यापी दृष्टिकोण का विकास कर लोगों एवं आने वाली पीढ़ियों में क्षेत्रवाद के दुष्परिणामों के प्रति जागरूकता का विकास किया जाए। राज्यों को मिलकर एक दूसरे के विकास में भागीदारी के रूप में साथ आना होगा। उदाहरण के तौर पर जिस प्रकार पंजाब हरियाणा के थर्मल पावर स्टेशनों को बिजली निर्माण के लिए जरूरी कोयले की आपूर्ति झारखंड उड़ीसा से होती है, मतलब एक राज्य दूसरे राज्य के विकास में कहीं न कहीं अच्छे तरीके से योगदान दे तो क्षेत्रवाद की समस्या को दूर किया जा सकता है। राज्यों की समस्या एवं जरूरतों को समझने के लिए नीति आयोग को और बेहतर तरीके से कार्य करने की आवश्यकता है। मतलब भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था के ढांचे को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, जिसमें राज्यों के हितों का भी विशेष ध्यान रखा जाए, पर उनमें वो क्षेत्रवाद सकारात्मकता लिए होना चाहिए, नकारात्मक दृष्टिकोण वाला नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 263 में वर्णित अंतर्राज्यीय परिषद, जिसका गठन राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों के समाधान हेतु एक कार्यकारी संस्था के तौर पर किया जाता है, द्वारा दिए गए सुझावों पर राज्य सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। सभी क्षेत्रों का समान विकास किया जाना चाहिए ताकि कोई भी राज्य स्वयं को विकास प्रक्रिया से अलग थलग महसूस न करे। संविधान में वर्णित क्षेत्रीय परिषदों, जो कि संवैधानिक निकाय है, इनका गठन देश के प्रत्येक हिस्से में राजनीतिक क्रियान्वयन राजनीतिक समन्वय स्थापित करने, विभाजन के बाद के प्रभावों को दूर करने एवं क्षेत्रवाद भाषावाद को रोकने के उद्देश्य से किया गया था, ताकि देश के समग्र विकास के साथ साथ इसकी एकता व अखंडता को बनाए रखने हेतु ये परिषदें अपने
सुझाव समय समय पर प्रस्तुत कर सके। इन परिषदों द्वारा दिए गए सुझावों पर त्वरित अमल करने की आवश्यकता है। अंतर्राज्यीय परिषद, क्षेत्रीय विकास परिषदें, इनको सुझावों को समय अमल किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार द्वारा प्राकृतिक व खनिज संसाधनों को बंटवारा राज्यों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार की वे सभी योजनाएं जो आर्थिक व सामाजिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों पर केंद्रित है, उनका क्रियान्वयन एवं उनकी निगरानी सही ढंग से होनी चाहिए। इन तरीकों को अपनाकर क्षेत्रवाद की समस्या से निजात पाया जा सकता है। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि क्षेत्रवाद की विचारधारा को समझने के साथ साथ हमें इस बात पर भी पुनर्विचार की आवश्यकता है कि हम सबसे पहले भारतीय हैं, उसके बाद मराठी, गुजराती, पंजाबी, राजस्थानी, हरियाणी, वो बाद में, सबसे पहले अपन भारतीय। हमें अपने व्यक्तिगत हितों को नज़रअंदाज करते हुए देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता का सम्मान करना चाहिए। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमें क्षेत्रवाद के स्वरूप को समझने की आवश्यकता है। यदि क्षेत्रवाद का स्वरूप विकास से जुड़ा है और ये लोगों को विकास के लिए प्रेरित करता है तो उचित है इसके परिणाम सकारात्मक होने चाहिए, न कि नकारात्मक। क्षेत्रीय विकास के साथ साथ हमें इस बात का भी खास ध्यान रखना चाहिए कि क्षेत्रवाद राष्ट्रवाद के ऊपर नहीं होना चाहिए। सबसे पहले राष्ट्र है, उसके बाद में क्षेत्र है, तो वो होगा सकारात्मक क्षेत्रवाद। नकारात्मक क्षेत्रवाद जिसमें क्षेत्रीय हितों को राष्ट्रीय हितों पर ज़्यादा प्राथमिकता दे दी या क्षेत्रीय हित राष्ट्रीय हितों पर हावी हो गए, तो वो क्षेत्रवाद देश की एकता और अखंडता के लिए घातक है। सकारात्मक क्षेत्रवाद से देश की एकता और अखंडता प्रभावित नहीं होकर बल्कि अच्छे तरीके से विकास हो सकता है। सत्ताधारी दलों को भी चाहिए कि जो विकास की प्रक्रिया में जो पिछड़े हुए क्षेत्र है उन पर विशेष जोर दिया जाए और उनके विकास पर विशेष ध्यान दिया जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।